CDP क्लास 29। चलिए आते हैं। टीचिंग बिकम्स मच मोर इफेक्टिव प्रोवाइडेड, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो जाता है यदि, क्या यदि स्टूडेंट्स आर गिवन ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल टू वर्क ऑन देयर ओन, यदि छात्रों को स्वायत्ता और नियंत्रण खुद के तरीके से काम करने का मिले, है ना, खुद के दम पर मत चले जाइएगा, हिंदी का ट्रांसलेशन खतरनाक होगा। नेक्स्ट है, बहुत बड़े आशीष, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लर्निंग इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द टीचर। जब जो बच्चों की जो लर्निंग है उसको डायरेक्ट करे टीचर, कंट्रोल करे टीचर, या फिर टीचर प्लेज अ सेंट्रल रोल इन एक्सप्लेनिंग द फैक्ट्स, भाई शिक्षक जो है तथ्यों को, फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने में एकदम रोबोटिक हो जाए, या फिर नेक्स्ट है डी ऑप्शन, टीचर डायरेक्ट्स लर्निंग, शिक्षक सीखने का निर्देशन करता है। बताओ एक बार, ए को लॉक कर दें। अच्छा, स्टूडेंट्स, व्हेन स्टूडेंट्स आर गिवन ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल टू वर्क ऑन देयर ओन, भाई छात्रों को स्वायत्ता और नियंत्रण अपने दम पर काम करने के लिए, जब बेसिकली उनको स्वायत्ता मतलब ऑटोनॉमी मिले, फ्रीडम मिले, उनको भी काम करने का मौका मिले, यानी कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या फिर कुछ भी स्वयं से कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं, और कंट्रोल टू वर्क ऑन देयर ओन मतलब सेल्फ रेगुलेशन का उन्हें मौका मिले, अपने ही काम को वो रिफ्लेक्ट कर पाए, उसको ऑब्जर्व कर पाए, एक तरीके से सेल्फ असेस भी कर पाए खुद को। तो इससे अच्छा कहीं और नहीं रहेगा, क्योंकि यहां बच्चे को रिस्पॉन्सिबल फील होगा, वो अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार फील करेगा। ठीक है बात, सिर्फ स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना ये हमारा मेन मकसद नहीं होता, फैसिलिटेटर है टीचर, सुविधा दाता है, डिक्टेटर नहीं है। ठीक है बात, टीचर प्लेज अ सेंट्रल रोल, नहीं, बच्चे को सेंटर में रखना है, तभी तो हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं आज की डेट में। टीचर डायरेक्ट्स लर्निंग, टीचर डायरेक्ट करे लर्निंग को, इससे ज्यादा बेहतर क्या है, ए ऑप्शन। तो बच्चे को सेंटर में रखा जाए, बच्चे को हैंड्स ऑन एक्टिविटी और पूरा जो करके सीखना है, लर्निंग बाय डूइंग, उस पर हम फोकस करते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आ गुड क्लासरूम टीचर, एक अच्छा कक्षा शिक्षक या एक अच्छा शिक्षक कक्षा में क्या करेगा, नर्चर्स द लर्नर्स नेचुरल क्यूरियोसिटी, जो बच्चे की जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है, प्राकृतिक जो सीखने की उसके अंदर जिज्ञासा है, उसको पोषण देगा, या फिर एनकरेजेस लर्नर्स टू एंगेज इन डायलॉग, यानी कि बच्चों को एनकरेज करे वो कि वो डायलॉग में, एकदम डिस्कशन में, परिचर्चा में भाग लें, या फिर इन्वॉल्व्स लर्नर्स इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन, वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में उसको इन्वॉल्व किया जाए, या फिर ऑल ऑफ दीज। जवाब दीजिए। देखो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि आपको बच्चा इनेट मतलब आंतरिक क्षमता है उसमें सीखने की, क्यूरियस है बाय नेचर, यानी जिज्ञासु है, हर एक चीज को देख के जिज्ञासा आती है कि ये कैसे है, क्यों है ना। हम बाय नेचर ऐसे ही होते हैं, फिर धीरे धीरे या तो हमारा सिस्टम या तो हमारे आसपास के लोग उसको खत्म करते रहते हैं, और फिर हम हर चीज को लेकर उदासीन हो जाते हैं, जो कि गलत है। क्यूरियोसिटी हमेशा होनी ही चाहिए हम में। फिर है एनकरेजेस लर्नर्स टू एंगेज इन डायलॉग, डिस्कशन में इन्वॉल्व करो, बच्चे की बात को जानना चाहो, है ना, कोई प्रॉब्लम दो ताकि सॉल्व हो पाए। बच्चे को रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में, जो वास्तविक जीवन में काम आने वाली हैं, जो सिर्फ किताबी नहीं है, उन चीजों में इन्वॉल्व करना, यानी चारों ही बातें सही हैं, और जब चारों बातें सही हो तो हम डी के साथ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए एक बार। स्टूडेंट्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर लर्निंग एंड टीचिंग, बच्चों में विशेषताएं हैं किसके लिए, अधिगम और शिक्षण के लिए। कौन सी, एक्टिवनेस इन लर्निंग, बच्चे एक्टिव होते हैं सीखने में, या फिर बी ऑप्शन, स्टूडेंट्स हैव एबिलिटीज टू लर्न, बच्चों में क्षमता होती है सीखने की। सुनने में तो ठीक ही लग रहा है, और बताइए थोड़ा सा कुछ। ओह गॉड, बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स हैव एबिलिटीज टू लर्न, स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू सेल्फ एक्टिविटी इन रिलेशन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। देखिए एक सिंपल बात है, जहां बच्चा एक्टिव है ना, जहां जितने ज्यादा सेंसेस बच्चे के और जितना ज्यादा वो एक्टिव है, सक्रिय है, जहां एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, वो सारी बात सही होगी, है ना। अनटिल एंड अनलेस बच्चे को नुकसान ना हो, कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट में वो इन्वॉल्व ना हो जहां उसकी जान को भी खतरा हो, अदरवाइज हम उसको एक्टिविटी करने देते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सिंपल सही सटीक आंसर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आ स्लो लर्नर नीड, स्लो लर्नर कौन है, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी या विद्यार्थी, वो बच्चे जो नॉर्मल या एवरेज जो बच्चा है क्लास में उनसे पीछे है, उसकी गति ज्यादातर अपनी कक्षा में अपनी एज के जो समवयस्क हैं उनके बराबर नहीं है, वो धीरे सीखता है, कोई एक कॉन्सेप्ट को समझने में उसे ज्यादा टाइम लगता है। तो क्या करेंगे आप ऐसे बच्चे के लिए, उसको किस चीज की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपकी क्लास में एक नॉर्मल बच्चा भी है, एक स्पेशल भी है, और सभी तरह के बच्चे हैं। बताइए एक बार, फटाफट से डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर। बताइए एक बार। केदारमल जी, बात आपकी अच्छी है, मुझे अच्छा लगा कि आपने अच्छा सोचा, बट
हम किसी भी रेस में नहीं है, अदरवाइज तो बिल्कुल मैकेनिकल होके काम किया जाता है ना, बिल्कुल मजे से चलते हैं और सीखते रहते हैं। बताइए एक बार, एक्स्ट्रा टाइम यानी अतिरिक्त समय, स्पेशल हेल्प, नो हेल्प या सम हेल्प? आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। एक्स्ट्रा टाइम, एग्जैक्टली भाई, जो बच्चा धीरे सीखता है उसको किस चीज की जरूरत है? ज्यादा समय की जरूरत है, उसको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि वो स्लो सीखता है। जितनी देर में आपने मान लीजिए एक एग्जांपल में किसी ज्यादातर बच्चे सेटल हो गए, उसको नहीं समझ आया होगा, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देके एक और एग्जांपल लेना पड़ सकता है, कुछ और तरीके से समझाना पड़ सकता है, तो एक्स्ट्रा हेल्प या कोई और एक्स्ट्रा क्लास भी लेनी पड़ सकती है। तो एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत होती है। स्पेशल हेल्प, नो हेल्प, सम हेल्प, ये उतने ज्यादा जो है वैलिड रीजन नहीं है, क्योंकि स्लो लर्नर है तो एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो अपने आप ये स्पेशल हेल्प भी आ जाएगी और इसका तो कोई तुक ही नहीं है और कुछ हेल्प भी मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ अ स्टूडेंट गिव्स रॉन्ग आंसर्स टू अ क्वेश्चन पुट अप बाय यू, यू विल, एक बच्चा है जो गलत आंसर देता है आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है आपके पास, पुट अप अनदर क्वेश्चन सो दैट ही हिमसेल्फ रियलाइजेस दैट हिज आंसर वाज रॉन्ग। एक और क्वेश्चन पूछेंगे आप फॉलो अप में ताकि वो रियलाइज कर सके कि उसका जो जवाब था वो गलत था। या फिर टेल हिम व्हाई हिज आंसर वाज रॉन्ग, आप ये बताएंगे कि उसका उत्तर जो है वो क्यों गलत था। आस्क सम अदर स्टूडेंट्स टू आंसर, या फिर टेल दी करेक्ट आंसर। बताइए एक बार, आंसर कीजिए एक बार। बहुत बढ़िया। इसका जो आंसर है, ये लोग जो कंसिडर करते हैं वो ए ही कंसिडर करते हैं। उसका एक रीजन है, हालांकि हम इसके साथ भी जा सकते हैं, बट जिस कॉन्टेक्स्ट में ये पूछा गया है या जो उन्होंने आंसर माना है उसके हिसाब से ए ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। उसका एक रीजन है कि आप और फॉलो अप क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन के बाद आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा ताकि आप डिटेल में जा पाए उस एक टॉपिक के या उस एक सब्जेक्ट के, ताकि बच्चे को अगर कहीं गलत फहमी है या कुछ उसने कॉन्सेप्ट गलत बताया है, तो जब आप डिटेल में घुसते हैं ना, फॉलो अप क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन या फिर प्रोबिंग क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो उसके डिटेल में जाएगा। जब डिटेल में जाएगा तो अपने आप से उसको रियलाइजेशन आ सकती है, या फिर आप भी फिर आगे डिस्कस कर सकते हैं कि कहां कमी थी। ठीक, तो डायरेक्ट ये करने के बजाय आप इसके साथ पहले जा सकते हैं, इसलिए ए ऑप्शन जो है मच बेटर रहेगा यहां बी की बजाय। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। ये नहीं करना है आस्क सम अदर स्टूडेंट, इससे जो है वो अपने आप को कमजोर या महसूस कर सकता है या लेफ्ट आउट भी फील कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, टीचिंग इज डिफाइंड एज, मतलब शिक्षण को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग यानी सीखने या अधिगम की का सुविधाकरण कह लीजिए। ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज बाय टीचर्स एंड इट्स रिसेप्शन बाय दी स्टूडेंट्स, हम कहेंगे भैया टीचर जो है वो नॉलेज को ट्रांसमिट कर देते हैं और जो बच्चे हैं वो उसको रिसीव कर लेते हैं। या फिर रीडिंग द टेक्स्ट बुक्स, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज बाय टीचर्स, क्या कहेंगे आप? टीचिंग को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? देखो ये ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, ये तो फिर आपका गूगल से लेकर हर कोई कर देगा, ये बात चलती नहीं है कि ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज बाय टीचर्स एंड इट्स रिसेप्शन बाय, इसमें बच्चे को आपने पैसिव बना दिया। मान लीजिए एक वही खाली बर्तन वाली बात हो गई, सामने खाली बर्तन बैठा हुआ है, यहां पर कुछ भर लिया है किसी ने और वो बोले जा रहा है, सामने वाला रिसीव करता हुआ पैसिवली उसको रिसीव करेगा। बच्चा भी सक्रिय होता है, जस्ट रिसीव नहीं करता। तो बेहतर ऑप्शन जो है वो फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग होगा। टीचिंग क्या है? आप अधिगम के लिए सुविधा दाता हैं, आप एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं, आप नर्चर करते हैं, ऐसे एक्टिविटीज कराते हैं जिससे बच्चा खुद सीख सके, जहां जरूरत होती है वहां सपोर्ट करते हैं, मतलब आप सुविधा दाता हैं, फैसिलिटेटर हैं। ये बात आपका एनसीएफ 2005 भी कहेगा। ठीक है, बात यहां तक की क्लियर हो गई होगी। आगे ही बढ़ जाते हैं अब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेवल ऑफ टीचिंग, इनमें से कौन सा जो है सीखने का स्तर है? लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव, इंटरैक्टिव, प्रोजेक्टिव या फिर समेटिव? जवाब दीजिए एक बार। कराएंगे उषा जी, इंग्लिश का अनसीन पैसेज भी एक रिफ्लेक्टिव लेवल है आपका, चिंतनशील जिसको हम कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ 3 लेवल्स की बात होती है जनरली। 3 लेवल में क्या है आपका? एक है आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, यानी जहां सिर्फ याद रखने वाली बातों को शामिल किया जाएगा। एक है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब अब आप समझ भी रहे हैं, सिर्फ डेफिनेशन रटी नहीं है। और तीसरा है रिफ्लेक्टिव, जब आप चिंतन करें टीचर अपने पढ़ाए हुए पर और बच्चे पढ़े हुए पर कि क्या है जो हमने सीखा, उस पर जब हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि कहाँ कमी थी, कहाँ और अच्छा किया जा सकता है। तो ये 3 लेवल्स हैं टीचिंग के। ये फेजेस होते हैं, इंटरएक्टिव और इसमें एक प्री एक्टिव, पोस्ट एक्टिव, वो फेजेस हैं। यहां लेवल की बात हुई है, इसलिए बी ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स इज मोस्ट यूजफुल फॉर, एक होता है गाइडेंस, दूसरा होता है काउंसलिंग। गाइडेंस जो है बेसिकली कोई भी व्यक्ति दे सकता है, काउंसलिंग के लिए आपको एक स्पेशलिस्ट होना जरूरी है। यानी परामर्श की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल जो है कब होगा बच्चों के लिए? करियर काउंसलिंग वगैरह स्कूल्स में होती है। इसका एक वो बता दीजिए आप कि
सबसे ज्यादा ये किस चीज में हेल्प करेगा? आंसर कीजिए। सी ऑप्शन, मतलब डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन देम, ये सबसे बड़ा रीजन है। और एनहेंसिंग देयर नॉलेज, डेवलपिंग देयर स्किल्स, मेकिंग देम वर्ल्डली सक्सेसफुल, ये सारे काम आप बाकी ट्रेनिंग के द्वारा भी कर सकते हैं, बट काउंसलिंग का मेन उद्देश्य होता है एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना, या तो बच्चे के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत हो सके, यानी कि वो खुद को काम का समझ सके। एटलीस्ट हमारी जब सेल्फ एस्टीम डाउन होती है तो सारी जीवन के हर एक पक्ष को वो अपने आप ही डाउन कर देती है। तो जब कॉन्फिडेंस अप होगा, सेल्फ एस्टीम अप होगी, हम जो भी काम करेंगे उसमें अपना 100% दे पाएंगे। तो सी ऑप्शन हुआ। अगर आप पहले ही मान लें कि मुझसे होगा ही नहीं, तो फिर आप कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लीजिए, किसी भी व्यक्ति से कुछ भी कर लीजिए, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। द रोल ऑफ द टीचर इज, हम संडे वार्ता के थ्रू इसको करने का प्रयास करते हैं। वैसे द रोल ऑफ द टीचर इज, भाई शिक्षक की भूमिका क्या है? कम्युनिकेटिंग नॉलेज, ज्ञान का संचार करना, या फिर मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स, छात्रों में अनुशासन बनाए रखना, या फिर क्रिएटिंग अ लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड इंटरैक्टिव लर्निंग, या ऑल ऑफ दीज? बताइए एक बार क्या सही होगा यहां, क्या सही होगा? सारी ही बातें सही हैं, कुछ भी गलत नहीं है जिसको हम नकार सकें। और पूछा क्या था एक बार ये भी देख लेते हैं। रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं पूछा इसमें से, अगर किसी एक के बारे में पूछता तो शायद हम सी के साथ चले जाते। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जीन पियाजे, द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ 0 to 14 ईयर्स एज ग्रुप अकर्स इन 4 स्टेजेस। अब देखिए बोर्ड ने 0 to 14 ईयर्स लिखा हुआ है, और जो बिना मतलब साइंटिस्ट बनते हैं ऑनलाइन उनको अब ये समझ में आना चाहिए कि 0 to 14 ईयर्स का मतलब है कि जब तक 365 दिन नहीं होते तो एक साल नहीं बन सकता, तब तक 0 ईयर ही लिखा जाएगा उसको। ठीक है, तो 0 to 14 ईयर्स एज ग्रुप का एक बच्चा है इन 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस में। ठीक है बात, भाई 14 साल की उम्र तक पियाजे ने 4 स्टेजेस बनाई हुई हैं अगर आप देखेंगे तो। नेम द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फॉर 7 to 11 ईयर्स। 7 से 11 वर्ष के बच्चे को आप किस एज ग्रुप में डालेंगे? बताइए एक बार। सी ऑप्शन, मतलब कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। बिल्कुल सिंपल बात है, इसको मूर्त संक्रियात्मक, जहां आपका इंडक्टिव रीजनिंग आ जाएगी, लॉजिक आ जाएगा बच्चे में मूर्त चीजों के प्रति। 7 से 11 वर्ष। सेंसरी मोटर क्या है? जन्म से 2 वर्ष या 0 to 2 ईयर्स। प्री ऑपरेशनल है 2 से 6 या 7 वर्ष, और फॉर्मल ऑपरेशनल है 11 से 15 या 14 तक हम इसको कह सकते हैं। तो ये 4 स्टेजेस पियाजे ने डिवाइड की हुई हैं। हमने इनको याद रखने के लिए SPCF एक निमोनिक बनाया हुआ है। S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल।